नमस्कार दर्शकों, जल ही जीवन है कल का, जल ही से धरती पर जीवन है। मित्रों भूल न जाना तुम, जल है तो कल है, इस बात में जल संरक्षण का फर्ज निभाना तुम। आज जल संरक्षण पर बात करने के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर एस श्रीवास्तव जी, जो कि एफ्रो के रीजनल मैनेजर हैं छत्तीसगढ़ पे। तो आइए जानते हैं कि जल संरक्षण की दिशा में किस तरह से कार्य हो रहा है और किस तरह से वो इस दिशा में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि आपका एक लंबा अरसा रहा है जल संरक्षण की दिशा में, आपका लंबा अनुभव रहा है, तो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। जैसा कि आपने भी परिचय दिया, मैं एफ्रो में हूँ और एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन एफ्रो नॉन गवर्नमेंट सोशियो टेक्निकल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विथ प्रोमिनेंट नेशनल प्रेजेंस पूरा हम लोग भारतवर्ष में काम करते हैं जी। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि वर्षाल जल संरक्षण एवं संवर्धन, जी। इसके ऊपर पिछले 53 सालों से पूरे भारतवर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं जी। यह संस्था एफ्रो हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेके काम कर रहे हैं। जी, भारत सरकार का कोई दिशा निर्देश है हाँ, हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफ्रो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। जी। सो उस डायरेक्शन में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले अगर हम नेशनल लेवल की बात करें जी। तो पूरे 53-54 साल से हम लोग पूरे भारतवर्ष में, जिसमें 9 रीजनल ऑफिसेस हैं। हेड ऑफिस जो है हम लोगों की दिल्ली में है जी। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम लोग पिछले 24 सालों से, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं बना था जी। तब से 24 सालों से हम लोग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, वर्षा जल संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपने बताया छत्तीसगढ़ में कार्य हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ और किस तरह से कार्य हो रहा है? हम लोग पिछले 24 सालों में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल, इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कारपोरेट सेक्टर के साथ हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। अभी प्रेजेंट में हम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा जिले में और इडेल गिफ्ट फाउंडेशन मुंबई, इनके माध्यम से हम लोग बालोद डिस्ट्रिक्ट के, गुरूर ब्लॉक के बालोद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वर्षा जल संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे हैं। और ये वर्षा जल संरक्षण एवं संवर्धन कैसे किसानों को लाइवलीहुड के रूप में कैसे देखा जाए, कैसे काम किया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है सर, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि भारत में जल का स्तर किस तरह का है? जहाँ तक पूरे भारतवर्ष की बात करें हम लोग, सो अभी सभी लोग जानते हैं कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जानते हैं कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है, जमीन से नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन से कैसे पानी भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है और पानी फिर जमीन पर आता है, नदी नाले होते हुए फिर समुद्र में मिल जाता है। तो ये पूरी जो है वाटर साइकिल है। और इसमें अभी ऐसा है कि 97%, जैसे सभी लोग जानते हैं कि 97% हमारा सैलाइन वाटर है और इसमें 3% केवल हम लोगों के पास फ्रेश वाटर है। अच्छा। अब इस 3% में भी 11% जो कि पानी जमीन के नीचे पानी पीने योग्य, पानी पीने के लिए आप निकाल सकते हैं। यानी अगर टोटल देखेंगे आप तो केवल 0.33% ऑफ ग्राउंड वाटर केवल पीने योग्य पानी है जो है, ये हमारे पास पानी है। सो अभी एक स्टडी हुई सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा और इसमें ये बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में आपका 6584 करीब इतने ब्लॉक, तालुका, मंडल, कहीं कहीं ब्लॉक बोलते हैं, कहीं तालुका बोलते हैं, कहीं मंडल बोलते हैं। तो इसने पूरे इंडिया ब्लॉक में करीब 68% ब्लॉक, 68% ब्लॉक पूरे इंडिया के जो है सेफ जोन में है। पानी के, जहां तक ग्राउंड वाटर की बात करें, अभी हमारी सेफ जोन में है। सेफ जोन का मतलब ये होता है कि पानी हम लोग निकालते हैं वहां उस एरिया से, और पानी
की जो प्रेजेंट स्थिति है और पानी हम जितना वहां से निकालते हैं तो पानी कम निकालते हैं, जबकि पानी हमारा वहां ज्यादा है। अच्छा। तो सेफ जोन में रिचार्ज हमारा ज्यादा हो रहा है वहां पर, और पानी हम कम वहां से निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सेफ जोन में है। जी जी। सो इसमें अभी जो स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो वहाँ का है अभी हमारा 70% के नीचे है। 70 स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट को परिभाषित करते हैं कि हमारा एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, मतलब हमारा एक साल में वहां पर पानी कितना है और कितना हमारा वहां से पानी निकल रहा है। तो एनुअल ग्राउंड वाटर ड्राफ्ट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम लोग स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक यूनिट को ब्लॉक तालुका मंडल को देखते हैं, और अगर 70% के नीचे है तो वो सेफ जोन माना जाता है। जी। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कि आउट ऑफ 6.84 ये जो हमारे 6584 ब्लॉक्स हैं, करीब करीब आपका 10.10% ब्लॉक जो है वो अभी आपके सेमी क्रिटिकल जोन में है। सेमी क्रिटिकल जोन में स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जो होता है 70 to 90%, 70 to 90% जो होता है कि वहां पर पानी जो है, पानी हम ऑलमोस्ट पानी कम है, निकाल ज्यादा रहे हैं, और उसमें जो है ग्राउंड वाटर लेवल जो है एक सिग्निफिकेंट फॉलिंग ट्रेंड हमको नहीं दिखता वहां पर जो है। अब आते हैं हम स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जहां 90 to 100% चला गया है। तो ऐसे ब्लॉक जो हमारे पास जो है करीब करीब 3.8% ऐसे ब्लॉक हैं जो हमारे क्रिटिकल जोन में है। क्रिटिकल जोन का मतलब कि स्टेज ऑफ जो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट है वो 90 to 100% चला गया है, यानी जितना हम पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल हम वहां से ज्यादा रहे हैं लेकिन रिचार्ज बहुत कम कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में वहां पर जो पानी का वाटर लेवल का जो ट्रेंड है वो ग्रेजुअली हमारा ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है। एक चौथा स्टेज आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। उसमें करीब करीब हमारे 1034 ब्लॉक, ऑलमोस्ट करीब करीब 15% हमारे ऐसे ब्लॉक हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेड हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेड का मतलब है कि हम रिचार्ज कम कर रहे हैं वहां उस एरिया में, पानी को निकाल ज्यादा रहे हैं। तो उस केस में जो हो रहा है स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट मोर देन 100% है, यानी ड्राफ्ट पानी का वहां ज्यादा हो रहा है और हमारा अवेलेबल कम, पानी का अवेलेबिलिटी कम है और ड्राफ्ट ज्यादा हो रहा है, यानी पानी हम निकाल ज्यादा रहे हैं वहां से। तो एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है वहां पर वो हमारा मोर देन 100%, और ऐसे ओवर एक्सप्लॉयटेड जोन को बोला जाता है डार्क जोन। सो इस तरह से अभी जो डार्क जोन इंडिया में देखा गया कहां पर है, अभी देखा जाए तो आपका है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे जो कुछ प्रदेश हैं जहां ओवर एक्सप्लॉयटेड जोन जो है ब्लॉक हमारे ज्यादा हैं। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ हमारा अभी सेफ जोन में है, यानी पानी ग्राउंड वाटर टेबल जो है हमारा अच्छा है और हम सेफ जोन में है छत्तीसगढ़। काफ़ी अच्छे और विस्तार में आपने आंकड़े बताए और कितना ज़रूरी है हमको इस इकोसिस्टम को और इस जल संरक्षण को समझना। क्या हमारे इकोसिस्टम को भी ये जल संरक्षण प्रभावित करता है? जहां तक इकोसिस्टम की आप बात कर रही हैं, हम लेते हैं जल, हमारा जो ये शरीर है, लीजिए पहले मैं शरीर से ही बात करता हूं। ये शरीर जो है हमारी 5 तत्वों से बनी है, कहते हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। तो जल भी हमारा उसमें क्या है, एक कंपोनेंट है। और कबीरदास जी ने कहा है कि जैसा भोजन कीजिए वैसा ही मन हो, जैसी पानी पीजिए वैसी वाणी हो, यानी कैसे पानी का वाणी से किस तरह से संबंध हो रहा है यहाँ पर। और भी चीजें बताई गई हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, यानी जल के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो इस इकोसिस्टम में, इस पूरी अगर हम प्लेनेट की बात करें तो पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा योगदान है हमारे जो है इस इकोसिस्टम में पानी का जो है। और इसका जो पानी की जो हमारी अवेलेबिलिटी है स्पेस और टाइम के साथ ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब बदल रही है चीजें। अब इसका कारण क्या है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, उस प्रोपोर्शन में हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं,
डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, एक्सप्लॉयटेशन हम ग्राउंड वाटर का करते जा रहे हैं, लेकिन पानी को जो डालने की चीजें हैं वो हम नहीं कर रहे हैं या कम मात्रा में कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो कैसे इसको हम सही ढंग से ग्राउंड वाटर टेबल को हम सस्टेनेबल वे में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं जी। सो अभी एक नया बर्निंग इशू आया है, जलवायु परिवर्तन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जलवायु परिवर्तन देखा जाए तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो बफरिंग रिसोर्स है इन द पीरियड ऑफ ड्राउट, जैसे सूखा पड़ गया तो हमारे पास अगर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है तो हम पानी को निकाल के लोगों को उसको कर सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो इंडिया में मेजर जो ग्राउंड वाटर हमारे जो सोर्सेस हैं वो करीब 89% जो उसका ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एग्रीकल्चर, कृषि सेक्टर में, इरिगेशन सेक्टर में, जो कि बहुत सारे बोरवेल जो कि कृषि क्षेत्रों में लगे हुए हैं और वो 89% हमारा इरिगेशन सेक्टर में बोरवेल इस्तेमाल हो रहा है जी। दूसरा सेक्टर सबसे बड़ा है हमारा वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम में करीब 9% हमारा जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हो रहा है वाटर सप्लाई स्कीम में हो रहा है जी। तीसरा सेक्टर हमारा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज हो रहा है जी। और अगर हम अर्बन और रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की बात करें तो करीब 50% हमारा अर्बन जो सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर सोर्सेज पर डिपेंडेंसी है और 80 to 85% करीब हमारा जो है ये हमारा रूरल एरिया में डोमेस्टिक वाटर सप्लाई का जो है। सर आपने जिस तरह से बताया कि सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि में हो रहा है, तो कृषि के लिए किस तरह से जल संरक्षण जो है वो सहायक हो सकता है? जल संरक्षण के बारे में पहले बताते हैं कि जल संरक्षण भी कई तरीके से हम कर सकते हैं। अब जिसे हम अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वाटर जल संरक्षण एवं संवर्धन, तो जहां भी हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे हम ग्राम पंचायत हैं जिसमें हम लोग पहले वहाँ का टोपोग्राफी समझते हैं, ड्रेनेज पैटर्न समझते हैं, वहाँ की कैसी असेसमेंट करते हैं कि वाकई ज़रूरत है कि वहाँ ज़रूरत नहीं है जी। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर वहाँ बनाए जाते हैं जो कि बरसात के पानी को रोका जा सके जी। कहते हैं कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जब हम वहां बनाते हैं तो बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होने लगता है और उस बरसात के पानी को हम लोग किसान लोग जब जरूरत होती है उसमें से पानी निकाल के अपने खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण छत्तीसगढ़ का मैं देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर है, कृषि पर बरसात पर आधारित खेती, यानी जब बारिश होती है, बारिश पर डिपेंडेंसी है लोगों की, जब बारिश होती है तब हमारा खेती बाड़ी होता है उसमें जी। लेकिन पनिया अकाल छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो पनिया अकाल सिचुएशन या अल्प वर्षा एंड खंड वर्षा, यानी जब खेती बाड़ी जो किसान करता है, पानी की जब खेतों में जरूरत पड़ती है तो पता चला पानी बरसता ही नहीं है, यानी उस समय जब पानी नहीं बरसा और धान को पानी की उस समय जरूरत है तो उस समय क्या स्थिति होती है किसानों की, उनकी मतलब एक तो या तो धान की फसल मर जाती है या पैदावार में कमी हो जाती है जी। ऐसे पोजीशन में अगर हम जल संरक्षण एवं संवर्धन करते हैं वहां उस एरिया में, तो क्या किसान क्या करेंगे, जो भी पानी बरसा है उस पानी को पंप के माध्यम से अपने खेती बाड़ी में दे देते हैं, जिससे जिस समय धान को जरूरत होती है तुरंत उसी पानी को लगा के उसमें डाल देते हैं पानी, जिससे उनकी धान की खेती बच जाती है उसमें। तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड इरिगेशनल फैसिलिटीज ड्यूरिंग लीन पीरियड ऑफ मानसून सीजन, यानी जैसे ही हमारा लीन पीरियड आया, बरसात नहीं हुई, उन्होंने अपने धान को पानी दे दिया, सरफेस वाटर जो हमने वाटर कंजर्वेशन किया उससे उन्होंने पानी दे के बचा लेते हैं। अब वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होने के भी बहुत सारे तरीके हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण एवं संवर्धन के ऊपर बहुत काम किया है पिछले 24 सालों में। अभी जैसा कि हम भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा और इडेल गिफ्ट फाउंडेशन मुंबई के माध्यम से गुरूर ब्लॉक के बालोद डिस्ट्रिक्ट में और आपके कोरबा जिले में हम लोग यहाँ पर जल संरक्षण के ऊपर जो क्या क्या तरीके हैं वो मैं
हम लोगों ने काम किया है उस पर मैं बताना चाहता हूँ। जैसे चेक डैम, आपका कोई ड्रेनेज पैटर्न एरिया में है, वहाँ पर कुछ नदी नाले जा रहे हैं, कुछ सीजनल हैं, कुछ पेरिनियल हैं, तो हम लोग पूरी स्टडी करते हैं। ग्राम पंचायत में किसानों को साथ में लेकर उसका सर्वे करते हैं, नीड असेसमेंट करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, तब जाके हम लोग वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण एवं संवर्धन के स्ट्रक्चर को वहाँ पर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या क्या है, जैसे हम लोगों ने गांव में बनाते हैं, आपका जैसे है चेक डैम, या कोई नाला बड़ा है तो कैस्केटेड चेक डैम बना दिया, कुछ कुछ इंटरवल की दूरी में हमने चेक डैम बनवा दिया। दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, कोई पेरेनियल सोर्स आप है, कोई हमारी नदी है, ट्रिब्यूटरी नदी है, उस पर हमने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बना दिया, जो कि वहां से पानी को उठा के किसानों के खेतों तक पहुंचा दिया। तीसरा हम लोगों का ऑप्शन है जैसे कम्युनिटी पांड, कुछ ऐसे पांड हैं जो कि डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज होते हैं और लीन पीरियड ऑफ मानसून सीजन में वो खेतीबाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जो डायरेक्टली पानी को हम लोग किसान को खेत में ही, जैसे उसको बोलते हैं फार्म पांड। फार्म पांड एक छोटा सा डबरी गड्ढा होता है जिसको पानी को हम लोग वहीं पर रोक देते हैं, जब जरूरत होती है किसान उसको पानी दे देते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बरसात के पानी को हम लोग जगह जगह रोक के किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। और दूसरे रूप में देखें तो वो जो जल, ये ऊपर जब जमीन के सरफेस पर जब हम लोग पानी, रेन वाटर को जल संरक्षण करते हैं, तो वो पानी धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होके, परकोलेट होके जमीन के नीचे जाता है और आने वाले समय में ग्राउंड वाटर लेवल को धीरे धीरे वो बढ़ाता जाता है। अगर बहुत छोटा सा खेत है, वहाँ पे जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उस दिशा में कृषक को क्या करना चाहिए, या फिर वो किस तरह से रेन हार्वेस्टिंग को अपना सकता है? इसमें देखिए, कहीं कहीं तो गांव में कुछ नाले, कुछ छोटे छोटे सीजनल नाले, पेरेनियल नाले रहते हैं जी। और उसको चेक किया जाए, उसको रोका जाए, पानी को जो है पानी को रोक करके उसको खेती बाड़ी की तरफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ कोई ड्रेनेज पैटर्न नहीं है, कहीं कुछ पानी को रोकने के साधन नहीं है बरसात में, तो हम लोग वहाँ प्रमोट करते हैं फार्म पांड। फार्म पांड में छोटा सा किसान का कई अपना छोटा सा टुकड़ा खेत का वहाँ फार्म पांड बना लिया और पानी बरसात हुई तो बरसात के समय उस पानी को अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर। अगर मान लिया वहाँ पर कोई शैलो बोरवेल है, पानी की स्थिति अच्छी है, तो जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ पर हम लोग ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के माध्यम से या ये फार्म पांड के माध्यम से वहाँ तक पानी को पहुँचाया जा सकता है जी। तो जी, आम नागरिक यदि जल संरक्षण और संवर्धन के बारे में अपना कोई योगदान देना चाहता है, क्योंकि आज जिस तरह से जल का स्तर, तो ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो कम हो रहा है, इसमें आम नागरिकों की क्या भूमिका हो सकती है और किस तरह से हम घरों में भी इसे अपना सकते हैं? देखिए, पानी के लेके बहुत सारे हमने करीब बहुत सारे किसानों से हमने बात किया। पानी के लेके बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। लोगों का ये धारणा है कि जमीन के नीचे टैंकर रखा हुआ है, जमीन के नीचे बहुत बड़ा पानी का सोर्स है, हम उसको जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है जो है। तो थोड़ी सी धारणाओं में गड़बड़ है कि लोग पानी को उस तरह से ट्रीट करते हैं, जो कि पूरी पानी को लेके पूरी हमारी ये इकोसिस्टम है, पूरी साइकिल है कि कैसे पानी ऊपर जाता है, कैसे बादल बन के आता है, फिर ये नदी नाले पहाड़ पर्वत पर होते हुए फिर ये जाके पानी हमारा समुद्र में मिलता है। तो इस तरह से जो पानी का जो हम लोगों का चक्र है, वाटर साइकिल है, तो इसको समझना पड़ेगा लोगों को। और बहुत लिमिटेड मात्रा में जैसा हमने बताया कि 0.33% हमारा ग्राउंड वाटर है, 1% भी नहीं है, 1% से भी हमारा पीने वाला पानी अभी नीचे है। तो उसको अगर हम सही ढंग से आने वाले समय में उसको मैनेज नहीं करेंगे, उसको जैसे अभी आपने बताया कि कैसे वर्षा जल संरक्षण, तो इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शहर में आप कंक्रीटीकरण हो रहा है, रूफ टॉप रेन वाटर में छत का पानी कैसे जमीन के नीचे डालें। आज जो बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़क बन रही है, सब कंक्रीटीकरण हो रहा है। तो पानी को, छत के पानी को इवन जमीन के नीचे कैसे डाला जाए, ये भी एक चैलेंज है कि कैसे आप सोकपिट के माध्यम से छत का पानी लाइए, पाइप के माध्यम से सोकपिट बनाइए, उसमें पानी डालिए, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे पानी नीचे जाएगा। अब समस्या ये उठ रही है कि कहाँ बनाया जाए, कैसे बनाया जाए उसको, जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
आने वाले समय के लिए अगर इस तरह की पहले से ही प्लानिंग न की जाए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत का पानी को जमीन के नीचे कैसे डाला जाए, अगर हम स्पेशली शहर की बात कर रहे हैं, अगर ये पहले से ही अगर ये प्लानिंग नहीं करके बनाया गया तो जगह नहीं मिलेगी कि आप डालेंगे कहां पानी जमीन के नीचे। और यही वजह है कि शहर में पानी की स्थिति, ग्राउंड वाटर टेबल ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जी, तो आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे हम इस जल को, वर्षा के जल को संरक्षित रख सकते हैं, संवर्धित रख सकते हैं? अब आने वाले समय में जैसा आप जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन भी पानी को अल्प वर्षा, खंड वर्षा, हाई, कभी कभी बहुत ज्यादा पानी एक ही जगह कम समय के लिए बरसता है और 2 किलोमीटर की दूरी पर देखिए तो वहां पानी नहीं बरसता है जो है, इसको बोलते हैं अल्प वर्षा एंड खंड वर्षा। और ये सब जलवायु परिवर्तन का, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। तो आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कैसे जल संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। तो जल संरक्षण एवं संवर्धन चाहे शहर एरिया हो या गांव का एरिया हो, हमको आने वाले समय में सही ढंग से इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसको सही ढंग से एक्सिक्यूट करना पड़ेगा और पहले से ही प्लान करना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कहाँ चीजें बनने जा रही हैं। तो पहले से ही इनबिल्ट करें प्रोसेस में कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कुछ बिल्डिंग को एक साथ लेके या कुछ अलग अलग बिल्डिंग को लेके, जहां जगह हमारे खाली है पहले से ही प्लान करके पानी को जमीन के नीचे जाने दिया जाए। इस तरह का पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। अभी जहां जहां भी हमारे अवेलेबल सोर्सेस हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक गांव की बातें हैं, बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न है, वहां छोटे छोटे नाले हैं, पेरेनियल रिवर भी है और आपका सीजनल भी रिवर है, वहां पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको जाना है सस्टेनेबल वे में ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट में जल संरक्षण भी करना है, संवर्धन भी करना है। बिना जल संरक्षण किए संवर्धन नहीं कर सकते हम। तो जल संरक्षण के लिए हमको जमीन के ऊपर पानी के लिए वो स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ेगा और बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, कहते हैं कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। तो पानी को हमको जहां पानी गिरता है वहीं रोक लेना होगा। तरीका बहुत सारे हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, कास्ट इफेक्टिव भी है, इकोनॉमिक्स भी है उसमें। छोटे छोटे स्ट्रक्चर ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के जितना भी पानी बरस रहा हो बरसात के सीजन में उसको वहीं रोका जाए और उस पानी का आप इस्तेमाल करिए खेती बाड़ी में, अपने डोमेस्टिक पर्पज में इस्तेमाल करिए। और वही धीरे धीरे लोकल लेवल पर जब अपने पानी को जमीन के ऊपर स्प्रेड कर दिया डिफरेंट स्ट्रक्चर के द्वारा, तो ग्रेजुअली वो धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट, परकुलेट होके आपकी ग्राउंड वाटर लेवल को वो बढ़ाएगा जो है। दिस इज द ओनली वायबल, फिजिबल एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। अदरवाइज आने वाला कल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हाउ टू मीट आउट द ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन अपार्ट फ्रॉम योर इरिगेशन सेक्टर जो है जी। तो ये आने वाले समय में हम लोगों को अभी अलर्ट होके इस पर प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंडिविजुअल का ये वर्क नहीं है, ये कलेक्टिव, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच लेके हमको आगे बढ़ना होगा जी। काफ़ी उपयोगी सार्थक जानकारी आपने दी, काफ़ी अच्छे तथ्य आपने हमारे दर्शकों से साझा किया और बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं, किसी एक संस्था के प्रयास से संभव नहीं, बल्कि सरकार का इसमें रुझान होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों का रुझान होना चाहिए, पंचायत स्तर पर पंचायतों का रुझान होना चाहिए और हर एक नागरिक का रुझान इस ओर जब आएगा तब जाकर हम अपने जल के स्तर में थोड़ी सी वृद्धि कर पाएंगे, अपने ग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर कर पाएंगे। आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी दर्शकों से ये आग्रह करते हैं, जल संरक्षण और संवर्धन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल है तो हम हैं, जल है तो आप हैं। तो फिर किसी और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।